बस में हो ना जी, यहाँ का क्लियर है, क्या कर रहे हैं? क्या समझे? बढ़िया से फोटो खिंचवाता हूँ, खींच के दूसरा लगा। आज हमने दोनों चीजें खोल ली ना। हेलो हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है। अभी अपनी 12 बजे से 1 बजे तक। हाँ, 12 बजे से 1 बजे तक मीटिंग। जिस टाइप का ले लिया हेलो, जिस टाइप का ले लिया। मेरी आवाज पहुंच रही है सबको? हाँ, आ रही है। सभी लोग मेरी अपना आवाज माइक पहुंच बंद रही है? रखेंगे। अपना माइक बंद रखेंगे, सभी माइक बंद रखेंगे। इससे सुनाई नहीं आ रही है। सही बात है। आप अपना सभी प्रधानाचार्य जो है माइक बंद रखेंगे, सभी टीचर जो है माइक बंद रखेंगे, तभी अच्छी तरह सुनाई देगा। हाँ, हेलो हेलो, अंसारी की आवाज आ रही है, बताओ। आवाज पहुंच रही मेरी? अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही सभी को? आ रही है अंसारी साहब, आ रही है। आ रही, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, सभी विद्वान प्रधानाचार्यगण, विद्वान शिक्षकगण, तमाम सम्मानित अभिभावकगण, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के वेबिनार में नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में ये वेबिनार आयोजित है। इसके संबंध में आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक ने मुझे ये अवसर प्रदान किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा विषय स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन है। इस संबंध में मुख्य मुख्य बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। स्कूल शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य शैक्षणिक परिणामों में लगातार सुधार करना होगा। ये स्कूल नवाचारों को सीमित दायरे में नहीं रखेगा। यह शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और विद्यार्थियों के उत्साह और हिम्मत में बाधा नहीं पहुंचाएगा। कुल मिलाकर विनियमित को स्कूलों और शिक्षकों के विश्वास के साथ सशक्त बनाने का लक्ष्य रखना होगा, जिससे वे उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर सके और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके और सभी वित्तीय प्रक्रियाओं, शैक्षणिक परिणामों को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किए जाने के माध्यम से प्रणाली को
अखंडता, प्लीज अपना म्यूट कर दे माइक, अखंडता सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात कही गई है, वर्तमान में स्कूली शिक्षा प्रणाली में, हेलो, वर्तमान में स्कूली शिक्षा प्रणाली में सार्वजनिक शिक्षा का प्रावधान समस्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए नियमन निर्माण से संबंधित कार्यों को ये तो तुम्हें जो दी होगी टीसी वही होगी ना। स्कूल शिक्षा विभाग किस क्लास या में अंगों द्वारा संपन्न किया जाता है। इसका परिणाम शक्ति के सशक्त केंद्रीकरण और हितों के टकराव के रूप में सामने आता है। इसका एक क्योंकि शिक्षा प्रावधानों से संबंधित प्रधान प्रयास स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक रूप से निभाई जाने वाली विनियमन और इस जैसी अनेक भूमिकाओं के कारण अक्सर अपनी दिशा भटक जाते हैं। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि एक प्रणाली जो बहुत बेहतर हो उसको विकसित किया जाए। अगली बात है, इसमें वर्तमान नियामक व्यवस्था जहां एक तरफ लाभ के लिए खोले गए अधिकतर फॉर प्रॉफिट निजी स्कूल द्वारा बड़े पैमाने पर हो रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण और अभावों के आर्थिक शोषण पर नियंत्रण नहीं कर सका, वहीं दूसरी तरफ वे अक्सर ही अनजाने में सार्वजनिक हितों के लिए समर्पित निजी परोपकारी स्कूलों को हतोत्साहित करता है। सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए आवश्यक। सर माफी चाहेंगे, एक मिनट रुकिएगा। आप सभी सम्मिलित प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि अपना वीडियो ऑन करें लेकिन अपना माइक म्यूट रखें। शुरू करिए सर। हाँ, सार्वजनिक हितों के लिए समर्पित निजी परोपकारी स्कूलों को उत्साहित करता है। सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए आवश्यक नियामक दृष्टिकोण के बीच बहुत अधिक हिम्मत की क्षमता रही, जबकि दोनों प्रकार के स्कूलों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इस संबंध में महोदय मेरा यह सुझाव है कि व्यवसायीकरण को रोककर सबके लिए एक ही मानक निर्धारित होना चाहिए। जैसे कि हमारे राजकीय स्कूलों के लिए स्कूली शिक्षा के मानक में सबसे पहले कमरों का साइज 25 बाई 40 आता है, जबकि कहीं कहीं 20 बाई 25 भी बने हुए हैं। ये पूर्ण व्यवस्था थी। और दूसरी बात यह है, निजी प्रबंधन वाले स्कूल में कोई सेवा नियमावली नहीं है, इसलिए उसको संरक्षित करने के लिए सेवा नियमावली अवश्य बनाए। हेलो, अगला पॉइंट है, इसमें सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक जीवंत लोकतांत्रिक समाज का अधिकार है और देश के लिए उच्चतम स्तर के शैक्षणिक परिणामों को हासिल करने के लिए उसके संचालन के तरीकों को परिवर्तित और सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही निजी परोपकारी स्कूलों को भी एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद भूमिका निभाने के लिए उत्साहित और सक्षम किया जाना चाहिए। अगली बात इसमें कही गई है, स्कूल का देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हेलो, को हम लोग 2-2 हज़ार रुपए देते हैं। जायदा मैम प्लीज अपना जो है स्पीकर म्यूट कर दें। स्कूल शिक्षा प्रणाली से संबंधित जिम्मेदारियां और इसके विनियमन के संबंधित दृष्टिकोण के बारे में इस नीति के प्रमुख सिद्धांत और खास सिफारिशें नीचे दी जा रही। पहला पॉइंट, इसमें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो स्कूल शिक्षा में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय है, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा। यह सार्वजनिक स्कूलों के सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और हितों के टकराव को कम करने के लिए स्कूलों के प्रावधान और संचालन के साथ यह स्कूलों के विनियमन में शामिल नहीं होगा। अगला पॉइंट इसमें बहुत मुख्य है, जिस पर आप लोग प्लीज ध्यान दें और अपने सुझाव विभाग को भेजें। संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी।
जिसमें डीईओ और बीईओ आदि भी शामिल है। ये शैक्षणिक संचालन प्रदान से संबंधित नीतियों को लागू करने का काम स्वतंत्र रूप से करेगा। अगला, प्री स्कूल शिक्षा में निजी, सार्वजनिक और परोपकारी सहित सभी आवश्यक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी गुणवत्ता विनियमन या मान्यता प्रणाली स्थापित की जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्कूल कुछ न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्तापूर्ण मानकों का पालन करें। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण नाम का एक स्वतंत्र राज्यव्यापी निकाय की स्थापना करेंगे। SSA कुछ बुनियादी मानकों जैसे बचाव, सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, कक्षाओं और विषयों के आधार पर शिक्षकों की संख्या, वित्तीय ईमानदारी और शासन की प्रक्रिया पर न्यूनतम मानकों को स्थापना करेगा, जिसका पालन सभी स्कूलों द्वारा करना होगा। SCERT द्वारा विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से शिक्षकों और स्कूल से परामर्श के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए इन मापदंडों की रूपरेखा तैयार करेगा। सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही के लिए SSA द्वारा निर्धारित सभी बुनियादी विनियामक सूचनाओं को पारदर्शी, सार्वजनिक, स्पष्टीकरण और बड़े पैमाने और उपयोग किया जाएगा। जिन आयामों पर जानकारी का स्वतः प्रकटीकरण किया जाना है और प्रकटीकरण का प्रारूप SSA द्वारा स्कूलों के लिए मानक तय करने की दुनिया भर में की जा रही बेहतरीन पहलों के अनुसार तय किया जाएगा। ये जानकारी सभी स्कूलों द्वारा अपडेट की जाएगी और अपनी सार्वजनिक वेबसाइट जिन्हें SSA द्वारा संचालित किया जाता है पर सार्वजनिक जानकारी सभी स्कूलों द्वारा अपडेट की जाएगी और अपने और सार्वजनिक वेबसाइट जिन्हें SSA द्वारा संचालित किया जाएगा पर मुहैया करवानी होगी। सार्वजनिक डोमेन में उठाई गई या फिर सार्वजनिक जीवन से जुड़े SSA द्वारा हाल किया जाएगा। एक नियमित अंतराल पर कुछ चयनित छात्रों को ऑनलाइन फीडबैक मंगाए जाएं ताकि नियमित अंतराल पर महत्वपूर्ण सुझाव मिल सके। SSA के सभी कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। इससे स्कूलों द्वारा वर्तमान में वहन किया जाने वाले विनियामक जनादेशों में भारी कमी आएगी। राज्य में एकेडमिक मानकों और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले SCERT जो NCERT के परामर्श और सहयोग के लिए नजदीक से जुड़ा होगा के नेतृत्व में होंगे, जो कि एक संस्थान के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा। SCERT सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट तैयार करेगा। CRC, BRC और DIET जैसे संस्थानों को पुनर्जीवित माइक म्यूट रखें प्लीज। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने वीडियो ऑन कर ले परंतु माइक म्यूट रखें। धन्यवाद। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट और एडिक्रेशन के फ्रेमवर्क सूची तैयार करेगा। BRC CRC के तहत काम करेगा, जो कि 3 वर्षों के अंदर निश्चित रूप से इसकी क्षमताओं और कार्य संस्कृति को बदलकर इन्हें उत्कृष्टता के जीवन संस्थान के रूप में स्थापित करेगा। इस बीच स्कूल छोड़ने वाले स्तर पर छात्रों की दक्षताओं के प्रमाणन का प्रत्येक राज्य में प्रमाणन परीक्षा बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। स्कूल संस्थानों, शिक्षकों, अधिकारियों, समुदायों और हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए इन्हें संसाधनों के परिपूर्ण बनाने का काम करने वाली संस्कृत रचनाएं, व्यवस्थाएं, इन सब की जवाबदेही को भी सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक हितधारक और शिक्षा प्रणाली में भागीदार लोग उच्चतम स्तर की ईमानदारी,
पूर्ण प्रतिबद्धता और अनकरुणी कार्यनीति के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए जवाबदेह होंगे। व्यवस्था में प्रत्येक भूमिका से क्या अपेक्षाएं हैं, ये स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाएगा। इन अपेक्षाओं के बरक्स हितधारकों के काम का मूल्यांकन गहन तरीके से होगा। तो मैंने फिर उसको थोड़ा सा वो करा, वहां पहुंची। हेलो, प्लीज माइक म्यूट कर ले। इसका खुला अलका अग्रवाल मैडम जो है, प्लीज माइक म्यूट कर ले अपना। जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए मूल्यांकन प्रणाली खुद को एक उद्देश्य करेगी। इसमें प्रतिक्रिया और मूल्यांकन के कई स्रोत होंगे। प्रदर्शन के बारे में पूरी जानकारी सुनिश्चित करने के लिए, उदाहरण के लिए, छात्रों के अंकों के साथ केवल सरलीकृत रूप से नहीं जोड़ा जाए। मूल्यांकन में ये पता चलेगा कि छात्रों के शैक्षिक प्राप्ति जैसे परिणामों में कई हस्तक्षेप करने वाले चर और बाहरी प्रभाव होते हैं। यह भी मान्यता देगा कि शिक्षा के लिए विशेषकर स्कूल के स्तर पर टीम वर्क की आवश्यकता होती है। सभी व्यक्तियों को पदोन्नति, मान्यता और जवाबदेही ऐसे प्रदर्शन मूल्यांकन पर आधारित होगी। सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि ये विकास, प्रदर्शन और जवाबदेही प्रणाली उच्चतर अखंडता के साथ और व्यवस्थित रूप से उनके नियंत्रण में रहते हुए समुचित रूप से अपना काम करती रहे। अगला पॉइंट है इसमें, सार्वजनिक और निजी स्कूल केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित, सहायता प्राप्त, नियंत्रित किया जाने वाले स्कूलों को छोड़कर मूल्यांकन और प्रमाणन समान मापदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता पर जोर देगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक हित वाले निजी स्कूलों को प्रोत्साहन किया जाए और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि शिक्षा जो सार्वजनिक सेवा है सभी को मुहैया हो सके और माता पिता समुदाय को ट्यूशन फीस में मनमानी वृद्धि से सुरक्षित करने के प्रयास भी किए जाएं। स्कूल की वेबसाइट और एसएसए वेबसाइट पर सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों की सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाएगा, जिसमें कम से कम कक्षाओं, छात्रों, शिक्षकों की संख्या की जानकारी, पढ़ाए जाने वाले विषय, कोई शुल्क और एनएएस और एसएसए जैसे मानकी मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों के समग्र परिणाम शामिल किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित, प्रबंधित, सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए सीबीएसई एमएचआरडी के परामर्श से एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा। सभी शैक्षणिक संस्थानों को नॉट फॉर प्रॉफिट एडिटी के रूप में लेखा परीक्षा और समान प्रकटीकरण मानकों के अनुसार माना जाएगा। अवशेष यदि कोई हो शैक्षणिक क्षेत्र में, उसका पुनर्निवेश किया जाए। अगली बात इसमें कही गई है, स्कूल विनियमन, प्रमाणन और गवर्नेंस के लिए मानक, विनियमितीकरण ढांचे और सुगम प्रणाली की समीक्षा की जाएगी, ताकि पिछले दशक में व्याप्त की गई सीख और अनुभव के आधार पर सुधार किया जा सके। इस समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्र, विशेष रूप से सुविधाओं से वंचित तबकों के छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता और समतापूर्ण स्कूली शिक्षा, आरंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा 3 वर्ष की आयु से ग्रेड 12 तक निःशुल्क और अनिवार्य हो। इनपुट्स पर जोर देना, उनके निर्देशों को यांत्रिकी, प्रकृति, भौतिक और रचनात्मक को बदल दिया जाएगा और आवश्यकताओं को जमीन पर वास्तविकताओं के लिए अधिक संवेदनशील बनाया जाएगा। उदाहरण के लिए भूमि क्षेत्र और कमरों के आकार, शहरी क्षेत्रों में खेल के मैदानों की व्यवहारिकता आदि के बारे में भी बताया जाएगा। जनादेशों को समायोजित और शिथिल किया जाएगा, जिससे संरक्षा, सुरक्षा और एक सुखद और उत्पादक अधिगम स्थल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कूल को स्थानीय आवश्यकताओं और बाधाओं के आधार पर अपने निर्णय लेने के लिए उपयुक्त लचीलापन मिलेगा। शैक्षणिक परिणाम इसमें नाम डालने का कहीं
वो है क्या ऑप्शन? सभी वित्तीय, शैक्षणिक और परिवहन मामलों के पारदर्शी प्रतिक्रियाओं को उचित महत्व दिया जाएगा। स्कूलों के मूल्यांकन में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा। इससे सभी बच्चों के लिए निःशुल्क, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति में और सुधार होगा। अगली बात में कहा गया, पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना होगा, ताकि अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में माता पिता के लिए सबसे आकर्षक विकल्प बन जाए। समय समय पर समग्र प्रणाली की आवधिक जांच पड़ताल के लिए छात्रों को सीखने के स्तरों का एक नमूना आधारित नेशनल अचीवमेंट शर्तें सर्वे प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख द्वारा अन्य सरकारी निकायों जैसे एनसीईआरटी के साथ उपयुक्त सहयोग के साथ किया जाएगा, जो अनेकों कार्यों जैसे डाटा विश्लेषण के साथ साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में भी सहायता कर सकता है। मूल्यांकन में सरकार के साथ साथ निजी स्कूलों के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। राज्यों को अपने स्वयं के जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके परिणामों का उपयोग केवल विकास के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। स्कूल शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए उनके समग्र विद्यार्थियों की पहचान उजागर किए बिना उनके परिणामों को स्कूलों द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा। प्रस्तावित नए मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना और एनसीईआरटी एनएसए की जारी रख सकता है। अंत में स्कूलों में नामित बच्चे और किशोरों को इस पूरी प्रक्रिया में नहीं भूलना चाहिए। आखिरकार स्कूल प्रणाली उनके लिए डिजाइन की गई है। उनकी सुरक्षा और अधिकारों पर ध्यान देना, विशेष रूप से बालिकाओं, किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न गंभीर मुद्दों जैसे कि मादक द्रव्य के सेवन, कई प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न की रिपोर्टिंग, बच्चों किशोरों के अधिकारों की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह के उल्लंघन पर प्रक्रिया के लिए स्पष्ट, सुरक्षित और कुशल तंत्र के साथ प्रणाली द्वारा सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसे तंत्रों को विकास जो सभी छात्रों के लिए प्रभावी, सामयिक और सर्वविदित हो, उच्चतर प्राथमिकता वाले होंगे। ये नई शिक्षा नीति 2020 के आउटपुट थे। इस संबंध में महोदय, सभी विद्वान साथियों, प्रधानाचार्यगण, आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक, कुछ मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूं। उसमें सबसे पहले बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं तमाम सारे बोर्ड यहाँ हैं, सीबीएसई है, आईसीएसई है, यूपी बोर्ड है और इस तरीके के संस्कृत के बोर्ड हैं, मदरसा बोर्ड अलग है। समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए स्कूल का ढांचा प्राप्त करने के लिए एक मानक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि मेरा सुझाव है। और जो शिक्षकों के लिए हमारे राजकीय में तो शिक्षक सेवा नियमावली है, उसका क्रियान्वयन होता है, परंतु हमने देखा वित्तविहीन स्कूलों में कोई शिक्षक सेवा नियमावली नहीं है। दूसरी बात यह, मानक के हिसाब से वित्तविहीन स्कूलों में पर्याप्त जो है शिक्षक उपलब्ध नहीं है, विषय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। इन सब को एक ही साथ जोड़ के महोदय इस तरीके से सबकी पहुंच में शिक्षा लाई जा सकती है। फीस स्ट्रक्चर भी लगभग एक सा होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुरोध एवं सहयोग हेतु धन्यवाद। सभी आदरणीय प्रधानाचार्यों, विद्वान शिक्षकों, अभिभावकों से अनुरोध है, यदि उनकी कोई क्वेरी अथवा बात हो तो कृपया मुझसे बताएं।
मैं अपनी प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आप लोग अपना जो भी परीक्षा है वो सऊद अंसारी जी से पूछ सकते हैं। कोई भी निर्धारित जो टॉपिक है सऊद अंसारी जी का, इस पे जो भी परीक्षा है, जो भी प्रश्न आप चाहते हैं पूछना, तो आप पूछ लीजिए, और ताकि हम फिर दूसरा सेशन शुरू करें उमा गोस्वामी मैडम का। तो अगर कोई क्वेरी किसी सज्जन की हो तो कृपया बताएं। छात्र जो जोड़े। हेलो। यस। हेलो सर। हाँ हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि कुछ विद्यालयों में सर पूरे विषय की मान्यता नहीं है। हेलो। हाँ यस। फिर मेरी आवाज पहुंच रही है सर? पहुंच रही मैडम। हाँ सर, जैसे आपने अभी हाँ, जैसे सारे विषयों की सर मान्यता नहीं है हमारे यहाँ इंटर में। जैसे कुछ गार्जियन ये पूछने आ रहे हैं कि अब जैसे विषय कोई भी बच्चा ले सकता है, तो हमारे यहाँ जब मान्यता ही नहीं है यहाँ पे, तो हम बच्चों को कैसे जैसे ये कोई भी विषय दे सकते हैं? नहीं, उनके इच्छित या इस बार नई शिक्षा प्रणाली में सर कोई भी विषय किसी को भी अलॉट कर सकता है? ऐसा है, ये नई शिक्षा प्रणाली जो आई है ये संभवतः 21 में लागू होगी, उसके लिए प्रावधान किया गया है। जैसे आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी जितनी है, मान लीजिए एमयू है, जेएनयू है, बीएचयू है, इनमें सब्जेक्ट चॉइस होती है कि जैसे फिजिक्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट ले सकता है बंदा, या अंसारी जी क्या कह रहा हूँ मैडम को। हाँ, आप जवाब दे दें सर। हाँ मैडम, कौन सा स्कूल है आपका? जीजीआईसी पूरनपुर सर। जीजीआईसी पूरनपुर। तो मैडम आपको मालूम होना चाहिए जीजीआईसी पूरनपुर में आप कैसे दे देंगे कोई भी विषय? केवल वही विषय तो मैं कह रही हूँ कि जैसे नई शिक्षा नीति में सर ये नई शिक्षा नीति मैडम 2023 में लागू होगी, 23 में। नहीं सर, ये मेरी एक क्वेरी है कि उस समय तक हमारे विद्यालय में क्या सर सारी विषयों की मान्यता मिल जाएगी सर तब तक? वर्ष 2023 में जो लागू होगी नई शिक्षा नीति, तो उसमें यह प्रावधान है कि कोई भी बच्चा बायोलॉजी के साथ अर्थशास्त्र भी ले सकता है, फिजिक्स के साथ में भूगोल भी ले सकता है। वहां इस नई शिक्षा नीति में छूट होगी। अभी कोई किसी प्रकार की अभी तो सर मान्यता सर ये तो पता है, केवल वही रहेंगे। जी सर। और कोई परीक्षा हो? और कोई परीक्षा अंसारी जी से पूछिए। जी। ठीक है मैडम, और कोई अभी कोई परीक्षा नहीं कर रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे हैं। उमा गोस्वामी मैडम अपना उद्बोधन शुरू करें। जी सर। उमा गोस्वामी, माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक। उमा गोस्वामी मैडम से पहले एक निवेदन है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, उनसे निवेदन है कि अपने वीडियो ऑन कर लें। सभी बंद करे बैठे हैं, वीडियो अपना ऑन कर लें और माइक बंद रखें। धन्यवाद। मैडम शुरू करिए। माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक जी, सभी सम्मानित प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं उमा गोस्वामी, प्रधानाचार्य, राजकीय हाई स्कूल जमुनिया महुआ, बिलसंडा, पीलीभीत। माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के व्यापक प्रसार एवं क्रियान्वयन की रणनीति विकसित करने हेतु वेबिनार आयोजित किया गया है, जिसमें आज का जो विषय है वह है समतामूलक और समावेशी शिक्षा के अधिगम। सर्वप्रथम हम बात करते हैं समतामूलक से क्या तात्पर्य है। समतामूलक मीन्स इक्विटेबल। इसका अभिप्राय मेरी समझ से ऐसे आदर्श से है जिसके मूल में ही समता हो। समतामूलक के मूल में सबके साथ बराबरी का भाव और व्यवहार,
सबको समान अवसर, सब प्रयत्नों से अपने और अपने आसपास में बदलाव लाने की भावना, यह एक मूल्य है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक को सामान्य बच्चों के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, एक ही साथ एक जैसी शिक्षा प्रदान की जाती है। वैसे ही समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समाज निर्माण के लिए भी जरूरी कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने सपने सजोने, विकास करने और राष्ट्र हित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है जिसमें भारत देश के किसी भी बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां बाधक ना बन पाए। यह नीति यह भी बताती है, इसका यह भी लक्ष्य है कि स्कूल शिक्षा में पहुंच, सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना। हालांकि भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालय शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अंतरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है, किंतु असमानताएं आज भी देखी जा रही हैं। विशेषकर माध्यमिक स्तर पर हम सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित SEDG इन समूहों को वर्गीकृत करते हैं लिंग के आधार पर, जिसमें विशेष रूप से महिलाएं एवं ट्रांसजेंडर व्यक्ति आते हैं। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, OBC और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। तीसरा है भौगोलिक पहचान, जिसमें जैसे गांव, कस्बे व आकांक्षी जिलों के विद्यार्थी आते हैं। चौथा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिन्हें सीखने से संबंधित अक्षमताएं सहित। पांचवा है सामाजिक आर्थिक स्थिति, जैसे कि प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, जिनमें शहरों में भीख मांगने वाले बच्चे भी सम्मिलित हैं और शहरी गरीब भी शामिल हैं। इनके आधार पर विशेषकर माध्यमिक स्तर पर हम SEDG को वर्गीकृत किया है, जिसमें उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में SEDG के नामांकन में यह बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है। यूडाइस 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% छात्र, किंतु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कम हो गई 17.3% हो गया है, जिसमें नामांकन में गिरावट आई है। अनुसूचित जनजाति 10.6% से लेकर 6.8% और दिव्यांग बच्चों जैसे डिसेबल बच्चों में 1.1% से 0.25% के आंकड़े आ चुके हैं, जो अधिक गंभीर है। और हायर लेवल एजुकेशन में यह गिरावट और भी ज्यादा है। गुणवत्तापूर्ण स्कूल तक पहुंच पाने में कमी, करीबी सामाजिक रीति रिवाजों और प्रथाओं और भाषाओं के साथ साथ बहुत से ऐसे कारक भी हैं जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में नामांकन में भारी गिरावट का कारण है। नई शिक्षा नीति में अनुसूचित जातियों के बच्चों की पहुंच, भागीदारी और अधिगम परिणामों के अंतरालों को पूरा करना प्रमुख लक्ष्य है। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे OBC, जिन्हें पहले से ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होने के आधार पर पहचाना जाता है, पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और आदिवासी समुदाय के बच्चे अक्सर अपनी स्कूली शिक्षा को सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से विदेशी पाते हैं। हालांकि वर्तमान में आदिवासी समुदाय के बच्चों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम शुरू करे गए हैं, जो आगे भी करते जाएंगे। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के अल्पसंख्यकों मींस माइनॉरिटीज की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यह नीति सभी माइनॉरिटीज और विशेष रूप से उन समुदाय के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देगी जिनकी शैक्षिक रूप से प्रतिनिधित्वता कम है। यह शिक्षा नीति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जैसे CWSN या दिव्यांग बच्चों को अन्य बच्चों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के सक्षम तंत्र बनाने के महत्व पर जोर देगी। स्कूल शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण, परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करना आदि जैसी सफल नीतियां और योजनाएं चलाई गई हैं।
यह भी ध्यान में रखा गया है कि कौन से उपाय विशेष रूप से कुछ SEDG के लिए प्रभावी हैं। उदाहरण के तौर पर साइकिल प्रदान करना, स्कूल तक पहुंचने के लिए साइकिल व पैदल चलने वाले समूह का आयोजन करना, महिला छात्रों की बढ़ती भागीदारी के संदर्भ में यह विशेष रूप से शक्तिशाली तरीके के रूप में उभरा है। यहाँ तक कि कम दूरी वाले स्थानों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से और माता पिता को मिलने वाले सुरक्षा भाव के कारण यह काफी प्रभावी तरीका रहा है। दिव्यांग बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक बच्चे के साथ एक शिक्षक, सहपाठी शिक्षण, उचित बुनियादी ढांचा और उपयुक्त तकनीक का प्रयोग विशेष प्रभावी हो सकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में SEDG का काफी बड़ा अनुपात है। इसके अलावा ऐसे भौगोलिक स्थान भी हैं जिनकी पहचान महत्वाकांक्षी जिले के रूप में की गई है और जिन्हें अपने शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि देश के शैक्षिक रूप से वंचित SEDG की बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र मींस SEZ घोषित किया जाना चाहिए, जहां केंद्र व राज्यों के द्वारा सही मायने में इन क्षेत्रों के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से उपयुक्त सभी योजनाएं और नीतियों को पूरी तरह से लागू किया जाए। हम देख सकते हैं कि अल्प प्रतिनिधित्व वाले सभी समूहों में आधी संख्याएं महिलाओं की हैं। दुर्भाग्यवश SEDG के साथ होने वाले अन्याय का सामना औरों से ज्यादा इन समूहों की महिलाओं को करना पड़ता है। यह नीति समाज में महिलाओं की विशिष्ट महत्वपूर्ण भूमिका, वर्तमान व भावी पीढ़ियों के आचार विचार को आकार देने में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए मानती है कि SEDG की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था उनकी वर्तमान व आने वाली के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने का सर्वोत्तम तरीका होगा। अतः नीति इस बात की सिफारिश करती है कि और योजनाओं को विशेष रूप से इन समूहों की बालिकाओं पर केंद्रित होना चाहिए। SEDG का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित हैं उसमें काफी कैरेक्टराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, जैसे लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, और कुछ बच्चे गांव से आते हैं, कुछ बच्चे शहर से आते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे स्थान जहां विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, वहां जवाहर नवोदय विद्यालय के स्तर की तर्ज पर निःशुल्क हॉस्टल्स का निर्माण किया जाएगा, विशेषकर ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। लड़कियों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की ओर मजबूत बनाया जाएगा। कम से कम 1 वर्ष की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को समाहित करते हुए केंद्रीय विद्यालय में व देश के अन्य प्राइमरी स्कूल्स में प्री स्कूल्स का वर्ग जोड़ा जाएगा। ECCE मींस अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। मींस इस नई शिक्षा नीति में जितने भी स्कूल्स हैं, KV और प्राइमरी लेवल्स के जितने भी स्कूल्स हैं, उसमें प्री स्कूल्स को जोड़ा जाएगा। कम से कम 1 वर्ष का वह कोर्स होना चाहिए। दिव्यांग बच्चों को प्राइमरी लेवल से हायर लेवल तक की शिक्षण प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मींस NCF तैयार करते समय NCERT द्वारा दिव्यांगजन विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ परामर्श सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए डिसेबल बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसरों की वित्तीय मदद की व्यवस्था की जाएगी और यह भी ध्यान में दिया जाएगा कि डिसेबल बच्चों के नीड्स के से रिलेटेड ट्रेन टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है, जिसके लिए जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए राज्य को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोष उपलब्ध होगा। महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे स्वच्छता व शौचालय से संबंधित सुविधाएं व साइकिल व सशर्त नकद हस्तांतरण आदि। विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चे को कैसे बढ़ाया जाए, इससे संबंधित जागरूकता और ज्ञान को सभी टीचर्स ट्रेनिंग का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता
व अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूह के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए, जिससे उनकी प्रतिभागिता की स्थिति को बेहतर किया जा सके। स्कूलों के वैकल्पिक रूपों को, अपनी परंपराओं और वैकल्पिक शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्हें अपने विषयों, शिक्षण क्षेत्रों व पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुरूप एकीकृत करने में सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्रों में उनके विद्यार्थियों की कम प्रतिभागिता को धीरे धीरे बढ़ाया जा सके। ऐसे विद्यालयों को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, राज्य भाषाओं अथवा अन्य प्रासंगिक विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जैसा कि शायद इन स्कूलों द्वारा वांछित हो सकता है। यह पारंपरिक, सांस्कृतिक या धार्मिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ग्रेड 1 से 12 के लिए परिभाषित किए गए अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम करेगा। इसके अलावा ऐसे स्कूलों में छात्रों को NTA द्वारा राज्य या अन्य बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इस प्रकार उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दाखिल किया जाएगा। विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में शिक्षकों की क्षमताओं को नए शैक्षणिक अभ्यासों के लिए उन्मुखीकरण सहित विकसित किया जाएगा। पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं को मजबूत किया जाएगा और पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि जैसे पर्याप्त पठन सामग्री और अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में राज्य सरकारों को जनहित बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में NCC विंग खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे छात्रों की प्राकृतिक प्रतिभा और अद्वितीय क्षमता का प्रयोग किया जा सकेगा, जिससे वे रक्षा सेनाओं में सफल करियर के लिए प्रेरित होंगे। SEDG छात्राओं के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति, अवसर और योजनाओं में प्रतिभाग करने की दृष्टि से और क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ सरलीकृत तरीके स्थापित किए जाएंगे, जैसे किसी ऐसे एकल एजेंसी या वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लेना जो सभी विद्यार्थी तक इन योजनाओं, छात्रवृत्ति अथवा अवसरों की पहुंच सुनिश्चित करे और सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से उनका आवेदन सुनिश्चित करें। उपयुक्त सभी नीतियां और सभी SEDG के लिए पूर्ण समावेश और समता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तो है, किंतु पर्याप्त नहीं। स्थिति में बदलाव भी जरूरी है और स्कूल शिक्षा प्रणाली में सभी प्रतिभागी, जिनमें शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक, काउंसलर और छात्र भी शामिल हैं, सभी छात्रों की आवश्यकताओं, समावेशन और समता की धारणाओं और सभी व्यक्तियों के समान प्रतिष्ठा और निजता के प्रति संवेदनशील होंगे। इस तरह की शैक्षिक संस्कृति छात्रों को सशक्त व्यक्ति बनाने में मदद करने के लिए सबसे अच्छा साधन होगी, जो बदले में एक ऐसा समाज बनाने में सक्षम होगी जो अपने सबसे कमजोर नागरिकों के लिए जिम्मेदार है। समावेशन और समता शिक्षा का एक प्रमुख पहलू बन जाएंगे। साथ ही सभी छात्रों के लिए उत्कृष्ट रोल मॉडल लाने की दिशा में यह प्रयास किया जाएगा कि SEDG में से उच्चतर गुणवत्ता के शिक्षक का अधिक से अधिक चयन किया जाए। छात्रों को शिक्षकों और अन्य विद्यालय कर्मियों जैसे प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता इत्यादि द्वारा लाई गई इस नई स्कूली सांस्कृतिक और पाठ्यक्रम में आए परिवर्तनों के माध्यम से संवेदनशील बनाया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा, मानवीय मूल्यों पर सामग्री जैसे सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान, सहानुभूति, सहिष्णुता, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, अहिंसा, वैश्विक नागरिकता, समावेशन और समता शामिल होंगे। इसमें विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, लिंग आधारित पहचान इत्यादि के बारे में अधिक विस्तृत ज्ञान शामिल होगा, जो विविधता के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता विकसित करेगा। स्कूल के पाठ्यक्रम में किसी भी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को हटा दिया जाएगा और ऐसी सामग्री को अधिकता में शामिल किया जाएगा जो सभी समुदायों के लिए प्रासंगिक और संबंधित है। स्कूलों के वैकल्पिक रूप को अपनी परंपराओं और वैकल्पिक शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विशिष्ट दिव्यांग वाले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इससे संबंधित जागरूक और ज्ञान को सभी टीचर्स ट्रेनिंग का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता व अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूह के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए, जिससे उनकी प्रतिभागिता की स्थिति को बेहतर किया जाएगा।
इन्हीं शब्दों में के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी सम्मानित प्रधानाचार्य, शिक्षक, श्रोतागण से अनुरोध है कि उन्हें अगर इस विषय से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो वो पूछ सकते हैं। मुझे जितना भी ज्ञान होगा मैं उसका उत्तर देने में धन्यवाद। मैडम अभी आपके 15 मिनट बाकी हैं और समझाइए। उमा गोस्वामी मैडम आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ अभी आपके 15 मिनट बाकी हैं। 15 मिनट बहुत अच्छी तरीके से और जो 12 से बता दीजिए, ज्यादा जल्दी ना बोल के आराम आराम से समझाइए कि आपकी आवाज भी जो है वो मिक्सअप टाइप की हो जा रही है जल्दी बोलने की वजह से। तो जो बिंदु बताने लायक हैं उन्हें दोबारा से एक बार समझा दीजिए। अभी टाइम भी है, अभी 10-12-14 मिनट। जी सर। हाँ तो 10-12 मिनट। दिव्यांग बच्चों के लिए, डिसेबल्ड बच्चों के लिए यह नीति इस नीति में यह बताया गया है कि RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार मूल दिव्यांगता वाले बच्चों के पास नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होगा। विशेष शिक्षकों के माध्यम से स्थापित संसाधन केंद्र गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं में मदद करेंगे एवं साथ ही उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा घर में ही उपलब्ध कराने मींस होम स्कूलिंग व कौशल विकसित करने की दिशा में उनके माता पिता अभिभावकों को भी मदद करेंगे। स्कूलों में जाने दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए गृह आधारित शिक्षा के रूप में एक विकल्प उपलब्ध होगा। मींस जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से दिव्यांग हैं, उनके लिए घर पे ही शिक्षा का विकल्प उपलब्ध होगा। मींस होम स्कूलिंग उपलब्ध होगी, जिसमें गृह आधारित शिक्षा के तहत शिक्षा ले रहे बच्चों को अन्य सामान्य प्रणाली में शिक्षा ले रहे किसी भी अन्य बच्चे के समतुल्य माना जाएगा। मींस जो बच्चा घर में पढ़ रहा है उसको जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसके बराबर माना जाएगा। गृह आधारित शिक्षा की दक्षता व प्रभावशीलता की जांच हेतु समता व अवसर की समानता के सिद्धांत पर आधारित ऑडिट कराया जाएगा, जिसमें RPWD अधिनियम 2016 के अनुरूप इस ऑडिट के आधार पर गृह आधारित स्कूली शिक्षा के लिए दिशा निर्देश और मानक विकसित किए जाएंगे। हालांकि यह स्पष्ट है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। इसके लिए माता पिता देखरेख करने वालों के उन्मुखीकरण से लेकर बड़े स्तर पर प्राथमिकता के साथ अधिगम सामग्री के व्यापक प्रचार प्रसार के प्रौद्योगिकी आधारित समाधान किए जाएंगे, जिसके माध्यम से माता पिता देखरेख करने वाले अपने बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप मदद कर पाएंगे। अधिकांश कक्षाओं में ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनमें सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमताएं होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, जिन्हें निरंतर मदद की आवश्यकता होती है। शोध स्पष्ट करता है कि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी मदद शुरू की जाती है, आगे प्रगति उतनी ही जल्दी होती है और बेहतर नजर आती है। शिक्षकों को सीखने से संबंधित इस प्रकार की अक्षमताओं की पहचान करने और उनके निवारण के लिए योजना बनाने में विशेष रूप से मदद मिलनी चाहिए। इसके लिए किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में, जिनमें उपयुक्त तकनीकी की मदद से किए जाने वाले प्रयास सहित शामिल होंगे, बच्चों को अपनी गति के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता देना, प्रत्येक बच्चे की क्षमता का नाम लेने की दृष्टि से पाठ्यक्रम को प्रत्येक के लिए सक्षम और लचीला बनाना आता है। तो इस शिक्षा नीति में समतामूलक और समावेशी शिक्षा जो विषय था उसमें SEDG के बच्चों छात्र छात्राओं के लिए स्पेशल जो राय दी गई है वो यही सब थी, जिसमें दिव्यांग बच्चे आते हैं, ट्रांसजेंडर बालिकाएं आती हैं, बालक आते हैं, और खासकर ये महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, जिनको जो गांव के इलाकों से आती है, जिनके माता पिता उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, उनके लिए शिक्षा नीति बनाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा नामांकन हो और बच्चे स्कूल पढ़ने आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी सम्मानित प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि अगर उन्हें कोई भी क्वेरीज है तो वो
इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो पूछ लें। समता मूलक और समावेशी शिक्षा पे अगर किसी प्रधानाचार्य या शिक्षक जो भी हैं सम्मिलित हैं श्रोताओं में, तो अपना कुछ जो भी परीक्षा है पूछिए, मैडम बताएंगी। अगर कोई क्वेरी है तो। वर्मा जी आप भी नहीं पूछ रहे कुछ? समता मूलक और समावेशी शिक्षा पे आप भी कोई प्रश्न न कर रहे? वर्मा जी, नीट गांव प्रिंसिपल साहब। जी सर, जी सर। हाँ सर मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से सर समझाया है, मैंने जो है कुछ लिखा भी है, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है सर। अभी बाकी का खुद स्टडी करना है और अलग से पूरा स्टडी करके खुद करना है, तो पूछने का सर अभी कुछ है ऐसा निकल के नहीं आ पा रहा है। पूरी स्टडी की जाए इसको सही से, तभी निकल के आएगा सर निष्कर्ष। समावेशी शिक्षा का मतलब यही है कि जितने भी हमारे अंग हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे दिव्यांग हैं, चाहे भट्टे पे काम करने वाले मजदूर का संतान है, चाहे संतान है, किसी में भी मतलब कोई भेदभाव ना हो, इसलिए समावेशी शिक्षा के है और सभी को मतलब समान रूप से शिक्षा करने का अवसर मिले, ये कल्पना जो है वो की गई है नई शिक्षा नीति में। कोई भी किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। यस सर। और अब ये नहीं रहा है कि साइंस वाले साइंस ही पढ़ेंगे। जी जी, स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएगा सर। अब तो ये सब सिस्टम जो है वो अब सभी के लिए एक समान हो जाएगा, कोई भी विषय पढ़ सकते हैं। यस सर। तो मेरा सभी से पुनः यही अनुरोध है कि जितने भी आप प्रतिभागी हैं, अभी जो है मैं देख रहा हूं कि सभी विद्यालय हमारे प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने तरफ से एक आदेश निकाल दीजिए कि आपके सभी शिक्षक जो हैं अपने मोबाइल से जुड़े। जी जी जी। आपके शिक्षक भी कल से मतलब आपके शिक्षकों के लिए भी आदेश है कि आपके साथ आपके शिक्षक और अभिभावक जो छात्र हैं वो भी जुड़े। हमारे यहाँ सभी जुड़े हुए हैं सर देवरिया से। हाँ, तो आप जो है सभी बच्चों को भी व्हाट्सएप के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से बच्चों को भी व्हाट्सएप कर दीजिए, ये जो लिंक डालते हैं। हाँ, ग्रुप में भी डाल दिया, रिकॉर्डिंग हमने भी सर, हमने सब सभी को सर ग्रुप में भी डाल दिया है, कुछ हमने फोन भी करवाए हैं, और बाकी के हम और दुर्विजय सर 2 ही लोग हैं यहाँ पर, तो हम दोनों ही लोग सर बैठे हुए हैं इस समय और लगातार सभी विद्यालय अपने शिक्षकों को आदेशित कर दें कि वो जुड़े, कि देखें कल से 21 तारीख तक लगातार, और ऑनलाइन उन बच्चों को भी वो बता दें, वो भी, ताकि वो भी जुड़े। जी सर। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा और प्रचार प्रसार होगा कि बच्चे भी जुड़ जाएंगे, तो बच्चे भी देखेंगे और उनके घर शामिल हो सकते हैं, और टीचर तो हमारे सब होने ही चाहिए। मैं देख रहा हूँ कई प्रधानाचार्य जुड़े हैं अभी इसमें, तो उनसे पूछेंगे भी हम क्या वो क्यों नहीं देख रहे हैं, उनका क्यों इंटरेस्ट नहीं है इसमें। फिर जब कार्रवाई की नौबत ना आए, इसलिए मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि एक दूसरे को आपस में भी वो कर दीजिए। मैं तो पूरा ग्रुप में डालता हूँ, सभी में जो लिंक है सभी ग्रुप में डाल रहा हूँ, मैं राजकीय डाल रहा हूँ, एडिट में भी डाल रहा हूँ, एजुकेशन पे भी डाल रहा हूँ, तो सभी के पास लिंक तो पहुंच ही रहा है। उसके बावजूद कहने के लिए फिर बचेगा नहीं कि हमें पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, क्योंकि रोजाना लिंक पड़ रहा है। तो अधिकांश जो शिक्षक हैं उनको जोड़िए
अपने विद्यालय के, और विद्यालय के शिक्षकों से भी कहिए कि वो टीचरों ने जिन टीचरों ने बच्चों को जोड़ रखा है ऑनलाइन क्लास के लिए, उन बच्चों तक तो मैसेज पहुंचाई दें ताकि वो बच्चे जुड़ जाएं। यस सर। जी सर। तो ये काम जरूर कर दीजिए। और आज के जो है मीटिंग के बाद में अभी जो कल का लिंक है वो मैं अभी डाल दूंगा, और उसके बाद में दोनों दिन का एक साथ डाल दूंगा। मैं कल 2 दिन का एक साथ डाल दूंगा, तो आप जो है दोनों दिन का लिंक जो है उनको शेयर कर दीजिए। दोनों दिन का डालने में गड़बड़ भी हो सकती है, कुछ समझ में ना आए, कुछ लोग जो है दूसरे वाले पे लिंक कर सकते हैं, इसलिए आज ही कल का ही डालूंगा मैं। केवल कल का ही भेजिए सर, केवल कल का ही। मैं केवल कल का ही डालूंगा। आप सभी अध्यापकों को वो अवगत करा दीजिए जी जी कि आप अध्यापकों के पे लिंक भेज दीजिए, अध्यापक छात्रों के मोबाइल पे लिंक भेज देंगे तो संख्या बढ़ जाएगी निश्चित रूप से। यस सर। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते, जानकारी लेनी है तो आप जो है पूछा करिए। अच्छा रहता है कि एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा होती है तो अच्छा लगता है, शंकाओं का समाधान होता है। किसी को भी किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज है इस विषय को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है मैडम, संपन्न करिए फिर। सभी लोगों का पुनः जो है बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बस पुनः निवेदन यही है कि आप जो लिंक में डालूंगा उस लिंक को सभी टीचरों को दीजिए, और आप उनसे अनुरोध करिए कि टीचर जो है उन बच्चों को भी दे दें वो लिंक, ताकि बच्चे भी लाभान्वित हो सकें इससे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर।